हेलो एवरीवन। मैं कृष्ण सैनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हमारा जो न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका अंतिम एवं हमारा पांचवा पार्ट है। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमने इसके जो पहले वाले 81 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा जो अंतिम पार्ट है इसके अंदर अपन इसके जो 82 से लेकर के जो 101 क्वेश्चन के जो अंतिम क्वेश्चन है इनको करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहां पर हम आपको यानी जितने भी टॉपिक की एमसीक्यू करवाई दी हैं वो उन सभी की पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स को ज्वाइन कर लें यानी पीडीएफ के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है आपके अंदर। दोस्तों हमारा जो 82वां क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक के कैंसर के निदान में काम आता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा दोस्तों ऐसा कौन सा यानी समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में काम आता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो कोबाल्ट यानी 16 है उसका जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर में किया जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो कैंसर यानी शरीर के अंदर यानी जिस कोशिका के अंदर दोस्तों कैंसर होता है उस पर दोस्तों हमारा जो यानी कोबाल्ट 60 है उसी को आपतित करवाया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों यानी कैंसर के निदान में यानी जिस समस्थानिक का काम उपयोग में लिया जाता है वो होता है हमारा कोबाल्ट 60। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 83 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा गया है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो माता तथा पुत्री नाभिक होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि हमारा कोई भी एक रेडियोधर्मी है जो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है यदि यह बीटा कण को उत्सर्जित कर रहा है तो आपको बताना कि हमारा जो नया न्यूक्लियस यानी दोस्तों प्राप्त हो जाएगा वो इसका समस्थानिक होगा, समन्यूट्रॉनिक होगा, समअवयवी होगा, समभारिक होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यानी जब भी हमारा कोई भी यानी नाभिक होता है उससे यदि बीटा कण उत्सर्जित होता है दोस्तों हमारी जो द्रव्यमान संख्या है वो तो हमारी निश्चित रहती है यानी अनचेंज रहती है। और दोस्तों ये यानी बीटा कण निकलने के बाद दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन जानते हैं कि जिस हमारी यदि कोई दो नाभिक हैं यदि इन दोनों नाभिकों की यानी द्रव्यमान संख्या यदि समान हो तो हमारे तत्व कौन से होते हैं वो संभारिक नाभिक होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारे कोई भी एक नाभिक है यदि उससे यानी दोस्तों हमारा बीटा कण उत्सर्जित हो रहा था तो हमारा जो नया नाभिक हमें प्राप्त होता है वो Z+1 या Z-1 और हमारा जो परमाणु भार भार है वो हमारा A ही रहता है। तो यदि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या यदि समान है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों तत्व क्या हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 84 क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि दोस्तों हमारा जो नाभिकीय अथेराइयों के कारण जो विनाश होता है उस विनाश को क्या कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा 1945 के अंदर जापान के अंदर जो नागासाकी शहर है उस पर भी हमारा परमाणु यानी अटैक किया गया था। तो दोस्तों परमाणु हथियारों के कारण जो हमारा विनाश होता है उस विनाश को अपन क्या कहते हैं ये आपको बताना है। नाभिकीय होलोकास्ट या ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं या न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना जो नाभिकीय हथियारों के कारण जो विनाश होता है उसको कहा जाता है नाभिकीय होलोकास्ट। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यूरेनियम का थोरियम में रेडियो एक्टिव क्षय समीकरण ये है तो इसे निरूपित किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या है। यानी दोस्तों यूरेनियम से हमारा जो थ्योरियम का जो नाभिक यानी प्राप्त होता है उसका जो समीकरण हमें ये दिया हुआ तो इसके अंदर ये जो एक्स यानी दोस्तों है ये आपको बताना है कि क्या है। तो दोस्तों अपन यहाँ से अपन देखते हैं कि यही इस नाभिक से यानी दोस्तों इस नाभिक में चेंज क्या है कि दोस्तों द्रव्यमान संख्या में तो 4 की कमी हुई है और जो हमारा परमाणु क्रमांक है उसके अंदर 2 की कमी हुई है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो हीलियम होता है उसी के लिए हमारा जो परमाणु यानी संख्या होती है यानी द्रव्यमान संख्या तो 4 होती है और हमारी जो परमाणु क्रमांक होती है 2 यानी ये हमारा एल्फा कौन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो एक्स हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एल्फा कौन हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हुई है और परमाणु संख्या में यदि 2 की कमी हुई है तो हमारा जो 6 होने वाला जो कण होता है वो कौन सा कण होता है, एल्फा कण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 86 क्वेश्चन है। 86वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लैम्डा एवं अर्ध आयु T/2 में संबंध होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना कि हमारा जो कोई भी एक पदार्थ है उसका जो हमारा क्षयता नियतांक है यानी दोस्तों हमारा जो रेडियो एक्टिव यानी गुणांक वो आपको कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और अर्ध आयु दी हुई आपको 1/2। इन दोनों में संबंध बताना कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अर्ध आयु का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा log
E2 अपॉन में लैम्डा होता है। या से दोस्तों इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो हमारा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वो हमारा log E2 अपॉन में यहाँ पर तो हमारा टी आ जाएगा और यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा log E2 होता है ऊपर और नीचे होता है हमारा टी हाफ होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 87 क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव क्षय में न तो परमाणु क्रमांक बदलता है और न ही द्रव्यमान संख्या, तो क्षय प्रक्रिया में निम्न में से क्या उत्सर्जित होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना कि हमारा कोई एक नाभिक है, इसके अंदर कौन सा कण यदि दोस्तों हमारा उत्सर्जित हो, जिसके लिए हमारा जो द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक का दोनों ही अपरिवर्तित रहे, यानी दोस्तों यानी दोनों ही चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताना कि कौन से कण का हमारा क्षय हो रहा है या कौन सा कण उत्सर्जित हो रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो प्रोटॉन है, यदि हमारा कोई एक प्रोटॉन कण यदि उत्सर्जित हो रहा है तो दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक भी एक यानी कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या भी एक कम हो जाएगी। यदि दोस्तों न्यूट्रॉन होगा तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होती है। तो यदि हमारा न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारा द्रव्यमान संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो हम जानते हैं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होता है, जब दोस्तों हमारा जो एक न्यूट्रॉन होता है वो यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है तब दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ से दोस्तों न्यूट्रॉन की भी संख्या में एक कमी होगी, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका यानी इन दोनों में से किसी का चेंज होता है। और दोस्तों हमारा जो फोटोन होता है वो ओनली एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी दोस्तों हमारी जो गामा किरणें होती हैं वो फोटोनों की बनी होती है, यानी दोस्तों उसके अंदर कोई भी कण नहीं होता है। तो इस प्रकार से याद रखना यदि कोई भी हमारा एक यानी दो नाभिक है, यदि उससे फोटोन उत्सर्जित हो रहा है तो दोस्तों इसके यानी जो हमारा जो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक है एवं जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों ही हमारी अपरिवर्तित रहेंगी। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 88 क्वेश्चन है, जो 88 नंबर का क्वेश्चन है। इसके में अंदर आपको पूछा गया है कि निश्चित मात्रा में रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन की दर बढ़ाया जा सकती है, ताप बढ़ाकर या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या यह संभव नहीं है। दोस्तों हमें बताना कि हमारे कोई भी एक यानी रेडियो सक्रिय तत्व है उसकी दोस्तों विघटन की दर है वो हमें बतानी है किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों याद हम जो विघटन की दर होती है वह केवल यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, दाब ताप एवं दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों अपन किसी भी प्रकार से इसको यानी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि रेडियम का क्षय नियतांक लैम्डा है, उचित प्रक्रिया द्वारा यौगिक यानी रेडियम ब्रोमाइड यानी प्राप्त हो जाता है, तो रेडियम ब्रोमाइड का क्षय नियतांक होगा। दोस्तों हमें क्या बताना कि हमारा कोई भी एक यानी नाभिक है, यदि उससे कोई यानी कण उत्सर्जित होता है यानी दोस्तों उसका जो क्षय नियतांक वो लैम्डा है, और यानी दोस्तों कुछ यानी कण उत्सर्जित के बाद यानी वह ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। तो आपको बताना कि इसके अंदर भी दोस्तों हमारे जो कण है वो उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसका क्षय नियतांक कितना हो जाएगा, यानी कि लैम्डा ही होगा, लैम्डा से अधिक हो जाएगा, लैम्डा से कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा जो क्षय नियतांक होता है या दोस्तों हमारा जो विघटन की दर होती है वो संपूर्ण अभिक्रिया में हर जगह नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। यह दोस्तों हमारा जो शुरुआती नाभिक होता है उसी की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों हमारा जो रेडियम है उससे ही ब्रोमाइड बन रहा है, और दोस्तों उसी यानी रफ्तार से क्या होंगे हमारे जो कण होंगे वो उत्सर्जित हो रहेंगे, क्योंकि यह हमारी एक ही रिएक्शन है। तो इस प्रकार से इसका क्षय नियतांक वो भी हमारा कितना ही रहेगा, लैम्डा ही रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए 19 क्वेश्चन है, जो 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि वृक्ष की आयु निम्न में से किसके रेडियो समस्थानिक के द्वारा ज्ञात की जाती है। दोस्तों हमें बताना कि हमारा जो वृक्ष की आयु होती है उसकी यानी आयु ज्ञात करने के लिए एज का पता लगाने के लिए दोस्तों आपको बताना है कि किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा कोई भी यानी हमारा कोई भी एक पदार्थ होता है या कोई भी एक पेड़ होता है या कोई भी यानी पुरानी चीज़ है दोस्तों, उसकी एज का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका दोस्तों हमारा जो कार्बन का समस्थानिक होता है C14 यानी चीज C14, उसकी यानी दोस्तों अपन क्या करते हैं कि इसका आयु का पता लगाते हैं। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो कार्बन का समस्थानिक होता है उसी के ही द्वारा दोस्तों अपन यानी कोई भी हमारी वस्तु है उसकी यानी जो वृक्ष है उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यानी दोस्तों हमारा जो कार्बन डेटिंग विधि है उसी के द्वारा हमारी कोई भी पुरानी वस्तु है उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यानी दोस्तों वह कितनी पुरानी सभ्यता है, इसका पता लगाने के लिए दोस्तों हमारे जो कार्बन
डेटिंग विधि है उसी का ही प्रयोग किया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों यानी हमारा कोई भी पदार्थ है उसका जो हमारा कार्बन यानी 14 यानी जो कार्बन का ये जो समस्थानिक होता है इस अणु के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि दोस्तों यह वस्तु कितनी पुरानी है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 91 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया कि दो लगातार बीटा 6 के पश्चात नाभिक 48 सी डी 145 देता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा ये एक नाभिक है, इसे यदि दो लगातार बीटा माइनस 6 यानी हो रहे हैं तो आपको बताना है कि यह क्या देता है। दोस्तों याद रखना जब कभी भी हमारा बीटा यानी प्लस का 6 होता है तो क्या होता है कि दोस्तों हमारा जेड होता है उसका -1 यानी कम हो जाता है। और दोस्तों यदि हमारा बीटा माइनस का 6 हो जाता है तो हमारा दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है उसके अंदर +1 हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे दो बीटा यानी माइनस के 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो यानी 2 अधिक हो जाएगा और इसकी द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों हमारी जो परमाणु संख्या यानी द्रव्यमान संख्या वो तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन दो बीटा 6 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका परमाणु क्रमांक वो हमारा 2 अधिक हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 81 नंबर का क्वेश्चन है, ये दोस्तों हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि दोस्तों यानी यानी कि जो हमारा 7 यानी N3 है वो है 6C3 यानी 13 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन न होकर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी पॉजिट्रॉन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा 1 कम हो रहा है। यदि परमाणु क्रमांक कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बीटा +6 हो रहा है, और यदि बीटा + यानी दोस्तों हमारा एक प्रोजिट्रॉन का रूप होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर आपका कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था, हमने शायद 91 तक कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया है। अब दोस्तों हमारा है 92 क्वेश्चन है, जो हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी प्रतिदर्श की सक्रियता है। दोस्तों हमारा जो रेडियोधर्मी है उसकी जो सक्रियता है वो आपको बतानी है कि गर्म करके बढ़ाई जा सकती है, किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, या किसी भी विधि द्वारा बढ़ाई नहीं जा सकती है, बी व सी दोनों। दोस्तों याद रखना हमारी जो रेडियोधर्मी की जो सक्रियता है या इसकी जो विघटन की दर होती है वो न तो यानी दोस्तों हमारी भौतिक अवस्था पर यानी ताप या दाब पर निर्भर करती है, न ही यानी दोस्तों टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी इसको अपन किसी भी विधि द्वारा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों बी वाला भी सही दिया हुआ है कि यानी कि दोस्तों यह भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, और सी वाला भी सही है यानी कि इसको किसी भी विधि द्वारा अपन नहीं बढ़ा सकते। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 93 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि दो अर्ध आयुकाल में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का कौन सा भाग विघटित हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या बताना कि हमारा कोई एक पदार्थ है, यदि इसके अपन दो यानी अर्ध आयुकाल बाद में देखते हैं, यानी दो यानी 1/2 यानी जो टाइम है वो गुजरने के बाद आपको बताना कि इसके कितने यानी जो हमारे परमाणु है दोस्तों वह कि इसका जो कितना है नाभिक वो डिके हो जाएगा यानी कि क्षयित हो जाएगा यानी विघटित हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो एक अर्ध आयुकाल है उसके अंदर 50% हमारा जो नाभिक है वो विघटित हो जाता है। यानी दोस्तों अपन मानते हैं कि इसके अंदर 100 नाभिक थे, प्रथम अर्ध आयुकाल के बाद में दोस्तों हमारे कितने बचेंगे, 50 बच जाएंगे, यानी कि कितने रह गए 1/2। अब दोस्तों अगले अर्ध आयुकाल में क्या होंगे, इसके भी हाफ हो जाएंगे, यानी कि कितने बच जाएंगे 25 से, और हमारे कितने गठित हो गए यानी 75 हमारे यानी विघटित हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो 3/4 भाग है वो हमारा विघटित हो जाता है और 1/4 भाग वो हमारा शेष रह जाता है। यानी दोस्तों 100 का हमारा जो 75 अपन देखते हैं वो यानी चौथा हिस्सा है, यानी ये तो हमारा शेष रह जाता है, और 75 अपन देखते हैं यानी 100 का 3/4 हिस्सा है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यानी 3/4 हिस्सा होगा हमारा विघटित हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 94 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई भी नाभिक है उससे यदि हमारा बीटा 6 हो रहा है यानी बीटा यानी विकिरण उत्सर्जित हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी दोस्तों बीटा माइनस के रूप में, वो आपको बताना कि कहाँ से निकलता है। परमाणु की आंतरिक कक्षा यानी दोस्तों हमारे जो परमाणु की आंतरिक कक्षा होती है इससे निकलता है, या नाभिक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या न्यूट्रॉन के क्षय से, या नाभिक में फोटोन के पलायन से। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नाभिक होता है उसके अंदर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारा न्यूट्रॉन होता है यह हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है, और एक न्यूट्रिनो कण में। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा विघटित होता है, यानी नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन के क्षय से हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है वही इलेक्ट्रॉन हमारा बीटा माइनस विकिरण के रूप में क्षयित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा जो 95 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि जब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ एक एल्फा कण उत्सर्जित करता है तो वह आवर्त सारणी में यानी कितने स्थान नीचे खिसक जाता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई भी एक नाभिक है, मान लेते हैं ये नाभिक है, यदि दोस्तों इस पे एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो आपको बताना कि यह हमारा जो आवर्त सारणी होगी उसके अंदर कितने यानी स्थान खिसक जाएगा। दोस्तों याद रखना, हमारे जो आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का जो स्थान दिया जाता है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। यदि दो नाभिकों का परमाणु क्रमांक समान है यानी दोस्तों वह समस्थानिक होते हैं यानी आवर्त सारणी में उसका समान स्थान सेम होता है। यदि इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं तो दोस्तों यानी कि उनका स्थान भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही एल्फा कण हमारा यानी से उत्सर्जित होगा तो हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ये जो नाभिक होगा, यदि यह पहले यहाँ पर तो यानी 2 स्थान पीछे खिसक जाएंगे, नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक वो एल्फा कण उत्सर्जित होने पर यानी 2 कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो हमारा जो आवर्त सारणी में इसकी जो स्थान होगा वह है यानी 2 स्थान नीचे खिसक जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 96 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अर्ध आयुकाल मापा जाता है। दोस्तों मैं बताना कि हमारा जो अर्ध आयुकाल होता है जो टी हाफ होता है, किसी रेडियो एक्टिव यानी पदार्थ का टी हाफ का मान यानी निकालने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों याद रखना, अर्ध आयुकाल मापा जाता है गीगर मुller काउंटर द्वारा। यानी दोस्तों हमारा जो गीगर मुller काउंटर है इसी के द्वारा अपन जो अर्ध आयुकाल है उसको माप सकते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं 97 क्वेश्चन है। जो हमारा 97 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस क्षय में तत्व परिवर्तित न होता है। दोस्तों आपको बताना कि आपका कोई नाभिक है उसे कौन सा यानी क्षय यानी दोस्तों हमारा यानी कौन सा कण उत्सर्जित हो रहा है जिससे कि इसके अंदर कोई भी यानी परिवर्तन न हो, बीटा क्षय, एल्फा क्षय, गामा क्षय या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी नाभिक है यदि उसे एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा 2 से चेंज हो जाता है और जो द्रव्यमान संख्या है वो हमारी 4 कम हो जाती है। यदि दोस्तों बीटा क्षय हो रहा है तो हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा 1 बढ़ जाता है या 1 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी दोस्तों इन दोनों से ही हमारा जो तत्व होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका परमाणु क्रमांक चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा जो यदि गामा क्षय हो रहा है तो दोस्तों यानी केवल यह एनर्जी का रूप होता है। यानी दोस्तों हमारा जो गामा क्षय के दौरान क्या होता है कि यानी कोई भी कण उत्सर्जित नहीं होता, केवल हमारी ऊर्जा ही उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो तत्व है वो जो पहले होता है वही होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन है। जो 98 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिक या आपको ये दिया हुआ है यदि इसके अंदर एल्फा क्षय के कारण जो उत्पन्न नाभिक होगा वो कितना होगा। यानी दोस्तों यदि हमारा जो ये इस नाभिक से एल्फा कण क्षय हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि एल्फा कण का यदि हमारा डेके हो रहा है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक वो हमारा 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या होती है वो हमारी 4 कम हो जाती है। तो यदि पहले वाला नाभिक है तो नया नाभिक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी परमाणु क्रमांक तो 2 घट जाएगा और जो द्रव्यमान संख्या वो हमारी 4 कम हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 99 का क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु 5 घंटे है तो 5 घंटे में नाभिकीय सक्रिय नाभिकों का आधा क्षय हो जाता है या आधे से कम क्षय होता है या आधे से अधिक क्षय होता है या ऊपर यानी सभी प्रक्रिया में क्षय हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक नाभिक है उसका दोस्तों जो औसत आयु का मतलब क्या है कि दोस्तों माध्य आयु यानी पूरे कणों का यानी उत्सर्जित यानी दोस्तों जो समय होता है और इसके जो अणुओं की संख्या होती है इन दोनों का जो अनुपात होता है अपन उसको क्या कहते हैं, औसत आयु। यानी टोटल यानी क्षयित होने में लिया गया समय और इसके जो अणुओं की संख्या होती है वो इसे बोलते हैं अपन माध्य आयु। यदि दोस्तों ये 5 घंटे दी हुई हो तो आपको बताना कि 5 घंटे बाद यानी दोस्तों हमारा जो नाभिक होगा वह आधा क्षय हो जाता है या आधे से कम होता है या आधे से अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो माध्य आयु का जो फॉर्मूला होता है वो 1/में होता है और दोस्तों हमारा जो टी हाफ का आपको फॉर्मूला पता होगा वो हमारा कितना होता है 0.993 यानी 693 अपॉन में कितनी होता है लैम्डा। तो यानी दोस्तों इन दोनों को यदि अपन इक्वल करते हैं यानी दोस्तों टी हाफ का मान यदि अपन यानी टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0.693 अपॉन में लैम्डा। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि या इसको अपन टी मान सकते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो टी क्या है कि एक टी के अंदर यह 63% हमारा क्षयित हो जाता है। तो यानी दोस्तों 63% का मतलब क्या है कि यानी दोस्तों यानी 50% से अधिक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई भी एक नाभिक है वह हम आधे यानी दोस्तों ये जो हमारी औसत आयु होती है उसके अंदर आधे से अधिक हमारा
हमारा सही तो जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा जो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 किरणें दी हुई हैं और आपको बतानी कि कौन सी ऐसी किरण है जो हमारी विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, हमारी जो गामा किरणें होती हैं ये भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, और एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, और उसमें किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। बल्कि दोस्तों हमारी जो बीटा किरणें होती हैं वो हमारी एक ध्रुवीय तरंगे होती हैं, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी ये होती हैं ये ध्रुवीय तरंगे होती हैं, और ये बाकी तीन होती हैं ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो इस टॉपिक का जो अंतिम क्वेश्चन है, जो फाइनल यानी क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होती है। दोस्तों यानी आपको यहाँ पर 4 किरणें दी हुई हैं और आपको बताने की कौन सी ऐसी किरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ है वो न्यूनतम होगी या मिनिमम होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ होता है वो सी अपॉन में म्यू होता है, या म्यू इज इक्वल टू होती है सी अपॉन में लैम्डा। यानी दोस्तों जिसके लिए आवर्ती का मान सबसे अधिक होगा उसके लिए वेवलेंथ का मान सबसे कम हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो गामा किरणें होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का मान सबसे अधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान मैक्सिमम है तो इसकी वेवलेंथ का मान हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और हम मिलेंगे दोस्तों आपको कल ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक्स है, यानी दोस्तों हमारा जो स्थिर वैद्युतिकी है उसकी सीरीज को अपन लेकर के आएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को हमारे रेगुलर बने रहिए आप हमारे साथ, और हम आपको दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराते रहेंगे। तब दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।